आतंकवाद ना कभी खत्म हुआ है और ना ही कभी खत्म होगा। मिलिटेंसी ना खत्म हुई है ना खत्म होगी। जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, वो मजबूत हैं। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो केवल आतंकवाद को लेकर होगी। इनको भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है। ये आतंकियों को क्लीन चिट देते हैं, आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं। पुलिस प्रशासन वहां कोई जा भी नहीं सकता था। दीमक की तरह इस समाज को खोखला कर रहे हैं। दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। आतंकवाद ना कभी खत्म हुआ है और ना ही कभी खत्म होगा, यह कहना है हमारे देश के कुछ विपक्षी नेताओं का। एक तरफ हमारी सरकार यह कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और पाकिस्तान से अगर बात होगी तो केवल आतंकवाद को लेकर होगी, पीओके वापस लेने को होगी। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिन्हें हमारे दुश्मन देश में पसंद किया जाता है। वो कभी पूछते हैं कि बताइए हमारी सेना का कितना नुकसान हुआ, और कभी ये कहते हैं कि यहां आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके जवाब में वो कहते हैं क्योंकि जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, वो मजबूत हैं। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? दर्शकों, अभी एक बयान आया है फारूक अब्दुल्ला साहब का। उनका यह कहना है कि आतंकवाद ना खत्म हुआ है और ना ही कभी खत्म होगा। पूरी बात वो कहते हैं कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने को 6 साल होने जा रहे हैं, और उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। कब मिलेगा? केंद्र सरकार क्या कर रही है? एक बार सुनिए वो क्या कह रही है। मिलिटेंसी ना खत्म हुई है ना खत्म होगी। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं उनको दावा देता हूं इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे। अब फारूक अब्दुल्ला साहब के इस बयान को तमाम मीडिया रिपोर्ट्स उनका विवादित बयान बता रही हैं। वो ये कह रही हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे शांति आती नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि हम ये सोचकर मूर्खों के स्वर्ग में जी रहे हैं कि रातों रात शांति आ जाएगी। हमारे पास एक मजबूत पड़ोसी है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक मजबूत पड़ोसी है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान मजबूत है और भारत कमजोर है। किसी तरह हमें एक रास्ता खोजना होगा। युद्ध कोई रास्ता नहीं है। अंत में आपको एक कलम का उपयोग करना होगा और चीजों पर चर्चा करनी होगी, इससे हमें क्या नुकसान होता है। अब कुछ सियासी जानकार ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो दर्द है, असली दर्द यही है। जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त होगा? बार बार इनके जो बेटे हैं जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री, वो भी इसी बात को कहते हैं। हाँ, जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान से बदला लेने जा रहे हैं हम, तब वो कहते हैं कि ठीक है मोदी जी, जो कुछ करना है कीजिए, हम आपके साथ में हैं। लेकिन उसके बाद में फिर वही कि आखिर जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा। ये कह रहे हैं कि आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो ये कहते हैं, ये वही लोग हैं जो आतंकियों को क्लीन चिट देते हैं। ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ये आज तक यही करता आए हैं। ये लोग, इनकी पार्टियां यही करती हैं। ये आतंकियों को क्लीन चिट देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को का ये कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। उन्होंने, जो समाजवादी पार्टी हो चाहे फिर कांग्रेस हो, उन्होंने कहा ये आतंकवाद के समर्थक हैं और मालेगांव ब्लास्ट में निर्दोष हिंदुओं को फंसाया गया है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के समय महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट में
कैसे तत्कालीन कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अभियुक्त बना करके, आरोपों को घेरे में ला करके सभी हिंदू नेताओं को अभियुक्त बनाने की कुछ चेष्टा कैसे की थी, आज एटीएस के खुलासे से सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, आतंकवाद के प्रति सौंप और राष्ट्रवादी नागरिकों के लिए, राष्ट्रवादी संगठनों के लिए क्रूर बन करके, बर्बर बन करके उनको पूरी तरह समाप्त करने की कुत्सित चेष्टा एक आतंकी कृत्य है। और कांग्रेस का यह कृत्य देश के खिलाफ एक अपराध था। ये लोग एक तरफ आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, देश पर हमला करने वालों को क्लीन चिट देते हैं, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सुरक्षा बलों के जवानों के पराक्रम और शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। और इसलिए इन लोगों को विरासत की चिंता नहीं थी। तो मालेगांव घटना का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, ये लोग केवल हिंदुओं को बदनाम करने के लिए और उनको भगवा आतंकी साबित करने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। आखिर कांग्रेस पार्टी इसके लिए माफी कब मांगेगी, यह भी सवाल योगी आदित्यनाथ ने पूछा है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती। भारत और भारतीयता आगे बढ़ती है तो इन्हें परेशानी होती है। योगी आदित्यनाथ का कहना बिल्कुल साफ है, यानी जब भी हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, भारत के गौरव की बात करते हैं, तो फिर ये वही पार्टियां हैं जिन्हें तकलीफ होती है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इन लोगों की संवेदना एक गरीब के साथ नहीं होती, इन लोगों की सहानुभूति एक नौजवान के साथ नहीं होती है। इनको भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है। भारत और भारतीयता अगर आगे बढ़ता है तो इनको परेशानी होती है, लेकिन अगर कहीं आतंकी वारदात होती है तो आतंकी वारदात को संरक्षण देने के लिए छाती चौड़ी करके लोग आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करते हैं। दर्शकों, बड़ी बातें ये की जाती हैं कि देखिए ये डबल इंजन की जो सरकारें हैं ये काम कुछ नहीं करती हैं, आपस में लड़ती हैं, इनका केवल यही काम है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, उसमें हमारी सरकार बनेगी। किसी का यह भी कहना है कि अब 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, उसमें हमारी सरकार बनेगी। यानी प्रयास पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन हासिल क्या हो रहा है? योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है कि ये भैंसा गाड़ी नहीं, बुलेट ट्रेन है डबल इंजन की सरकार। उन्होंने कहा कि ये लोग आज भी यही चाहते हैं कि आप केवल जो भैंसा गाड़ी है उसमें सफर करते रहें, लेकिन हमारी सरकार रैपिड ट्रेन दे रही है, बुलेट ट्रेन दे रही है। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ये वही लोग हैं जो पहले स्वयं तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते थे, और जब गरीब के बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध होती है तो इनको बुरा लगता है। ये आज भी चाहते हैं कि भैंसा गाड़ी से ही आप यात्रा करें। ये डबल इंजन की सरकार है, आपको रैपिड रेल की सवारी करा रही है, बुलेट ट्रेन की तर्ज पर विकास की रफ्तार को भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहती है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर और मेरठ के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया में सौतीगंज ने भी अपना स्थान बनाया था। मेरठ का सौतीगंज, जिसकी चर्चाएं इतनी थी, दर्शकों शायद आप भी जानते होंगे
कि पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं से भी कोई गाड़ी अगर चोरी होती थी वो जाकर के वहां पर कटती थी। और 2017 से पहले यह देखने में आता था कि वहां कोई पुलिस प्रशासन वहां कोई जा भी नहीं सकता था उनको धमकाने के लिए कि भाई साहब आप लोग क्या काम कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है कि हमारी पहचान विकास की है, खुशहाली की है। उनका यह कहना है कि आज मेरठ को जाना जाता है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और जो मेरठ का स्पोर्ट्स है उसके लिए मेरठ की पहचान होती है, ना कि सौतीगंज के लिए होती है। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। दंगों की आग में झोंके सोतीगंज जैसे चोर के बाजार को फिर से पनपाने का काम करें, यह तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही मुबारक है। वे दंगा भी कराते हैं, सोतीगंज के अपराधियों को भी चरण वंदना करते हैं, उनको पनपाते भी हैं, हर माफिया और हर गुंडे को प्रश्रय देते हैं। यही तो अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मेरठ ने स्पोर्ट्स आइटम के माध्यम से अपनी पहचान बनाई, और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया में सोतीगंज ने भी अपना स्थान बनाया था। यह उनकी पहचान थी, और हमारी पहचान विकास की है, खुशहाली की है, समृद्धि की है। योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि आज से 8 साल पहले यही क्षेत्र वो दंगों की आग में झुलसता था। उनका यह भी कहना है कि ये वही लोग हैं जो पहले शासन में थे, जिनकी सरकारें पहले थीं। ये लोग दीमक की तरह इस समाज को खोखला कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है दर्शकों। और जो बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात, वही योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो पहले सत्ता में थे और केवल अपने परिवार के बारे में सोचते थे। इनसे सावधान होने की जरूरत है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। ये नया भारत है, और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। जो उत्तर प्रदेश आज अपनी विरासत और विकास की यात्रा के लिए जाना जाता है, जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये सब समाज के दुश्मन हैं। ये लोग दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं। तो दर्शकों, एक तरफ वो चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, वो कई मंचों से बार बार लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये समय समाज को बांटने का नहीं है, देश को बांटने का नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। हमारा संकल्प 2047 विकसित भारत का है। लेकिन हमारे विपक्ष के नेता, वो चाहे नेता विपक्ष राहुल गांधी हो, जो कि लगातार सवाल उठाते हैं देश के शौर्य पर, सेना पर सवाल उठाते हैं, कितना नुकसान हुआ बताइए। और देखिए, यही सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें फटकार लगाता है और ये कहता है लगातार वही बात, चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी बात क्यों करते हैं आप। उन्होंने कहा, क्या आपके पास में कोई ऐसे तथ्य हैं? तथ्य हैं तो दीजिए, सामने रखिए, उन्हें प्रस्तुत कीजिए। अगर चुनाव आयोग एसआईआर करवाता है तो वोटबंदी की जा रही है। अगर देश की सेना यह कहती है कि हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इन्हें तब भी दिक्कत होती है। ये कहते हैं पहले नुकसान बताइए, हमारा कितना नुकसान हुआ। और वही बार बार जो चीनी सेना को बड़ा दिखाना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए, अगर भारतीय भूमि पर कब्जा किया है चीन ने, तो फिर आपके पास में कौन से ऐसे सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, अगर राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं तो उन्हें सेना के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
लेकिन क्या यह सिलसिला रुकेगा? यह अपने आप में सवाल है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता लंबे समय तक जिन्होंने जम्मू और कश्मीर की राजनीति में वो सक्रिय रहे, उन्होंने जम्मू और कश्मीर पर राज किया, उन्होंने, उनके परिवार ने, आज वो ये कह रहे हैं आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? तो बताया जाता है क्योंकि मजबूत देश है, उनसे बात करनी होगी, बैठ करके कलम का रास्ता अपनाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। देश की सेना ये कह रही है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हमारी सरकार ये कह रही है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और आतंकियों को निपटाने के लिए अलग अलग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कई जगह आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं चल रहा है कि आखिर यहां इस देश के नेताओं को क्या हो गया है। यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? दर्शकों, अगर आपके पास इसका उत्तर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।